वालेकुम सलाम। ऑनलाइन में जितने हैं क्या उनको आवाज आ रही है सही तरीके से? ये स्क्रीन आगे चलिए। स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है मेरा मैं आपके बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा शाजिद कराचा है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमएससी मेंबर। Along with this, I joined my bachelor's from Oxford Brookes University in applied accounting. और एमएससी की अलहमदुलिल्लाह मेरे पास है अप्लाइड अकाउंटिंग में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। और इसी के साथ साथ पिछले 5 से 6 सालों से मैं डिफरेंट स्ट्रीम जो बाहर यूनिवर्सिटी है बीसीसी ये है, और साथ में मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस का बिजनेस चला। ये इंट्रोडक्शन था जो मेरे ख्याल से इनफ है आप लोगों तक। अब आवाज ठीक आ रही है बेटा? ठीक, तो मैंने अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया। आप लोग फास्ट ट्रैक में हैं, आपको अंदाजा होगा कि टाइम बहुत कम है, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बोलने में अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि कुछ हुआ जरूर है। भूलना नहीं है इस दर्द को, क्योंकि रो के दर्द कम करना मतलब पर्पस का खत्म करना। बाज दफा आंसू इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो ना निकले, सही है? वो इसको हवा में मत उड़ा देना कि यार आपको खैर है, सीए है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन है जो पूरी नहीं करते तो आप पूरी करिए इंशाल्लाह। हाँ बेटा, एको बहुत है, अब ठीक है। अब ऐसा है कि हम अपने पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। थोड़ा जल्दी से आपको ओवरव्यू ले लेते हैं। किस बैकग्राउंड में है, क्या नाम है आप? किस बैकग्राउंड? तो डिफरेंट बैकग्राउंड से कोई बात नहीं, एक तरीके से पढ़ रहे हैं। बाकी ऑनलाइन में भी मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे ज्यादा नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिसमें से एक है अली मुसव्विर अल मुसव्विर। हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ, फेसबुक पे भी इसने काफी मैसेज किए हुए। बशारत है, बदूल है, ठीक है, आप सबसे भी इंटरेक्शन होगी इंशाल्लाह। अब ऐसा है कि अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। पहले टॉपिक में मैं आपको जो आप सिखाऊंगा, जो आप समझेंगे, आपको ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बेटा, आपको ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है। तो हम सबसे पहले वर्ड बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि बिजनेस क्या है। आप सब बच्चों को एक बात पता होगी कि बिजनेस एक ऐसी जगह जहां पर मैं किसी भी गुड्स या सर्विस को सेल कर सकूं, या कोई आके मेरी गुड्स या सर्विस को परचेज कर सके, ऐसी जगह को हम कहते हैं बिजनेस। और वहां पर ये काम क्यों करा जा रहा है? क्योंकि उस जगह को स्टार्ट करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव टू अर्न है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ है, टू मेक और टू अर्न द प्रॉफिट। तो इसीलिए मैं उसे कहता हूं प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, या इन अदर वर्ड्स में कहता हूं कमर्शियल बिजनेस। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि बिजनेस के दो तरीके हैं, दो टाइप है, दो इंटेंशन है, दो पर्पस है। पहला प्रॉफिट, दूसरा नॉन प्रॉफिट। यानी मैंने उसका मेरा इंटेंशन प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हाँ मैं कुछ इतने पैसे जरूर रखूंगा जिससे मैं अपने डेली के एक्सपेंडिचर्स को कवर कर सकूं। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टूल है जो हमें क्या कर सके, हमें इस काबिल बना सके कि हम अपने डिजायर, गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव। अब आप लोग यहाँ पर आए हो, फास्ट ट्रैक स्टूडेंट हो, एक
इंसिडेंट से आए हो, नाउ यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ in terms of making your timetable, in terms of study, in terms of taking regular classes, understanding proper concept, reading book, asking questions. These are the weapons, these are the tools through which you can make yourself organized. Once you organize yourself, उससे क्या achieve कर सकोगे? Your targets. The first tool in the organization that we have is a social arrangement. To achieve this purpose, to pass this paper, you selected, you come to this place. Yeah. आप आए, आपने कहा कि मुझे पास करना है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा we will going to start a fast track batch for those people who unfortunately couldn't make it. तो बोला ठीक है, start करते हैं. So you and I, we both are socially arranged for a particular purpose, and the purpose is to pass this exam in a very short period of time. अब ये पर्पस मैं और आपकी मुलाकात हो गई, ये मुलाकात बाहर होती तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा. इम्पैक्ट कैसे क्रिएट हुआ कि इस रूम में आके एक बातचीत हुई, एक अरेंजमेंट हुई, इंटरेक्शन हुआ, तो आपने मुझे सीरियस लिया, मैंने आपको सीरियस लिया. अगर यही मुलाकात नीचे गेमिंग जोन में होती या बाहर होती, तो आई एम एनी टीचर. अब आपको पता है कि यार ये मेरे ही टीचर है, इंस्टीट्यूट में मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं. इट मींस वी नीड अ बाउंड्री इन विच वी परफॉर्म अ स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक टास्क. हम पीआरसी 5 के लिए जो अपनी रेगुलर क्लासेस के लिए जो आते हैं, उसके लिए हम क्लासेस में जाते हैं स्पेसिफिक. रूम 5 में चले जाएं, रूम 4 में चले जाएं. जैसे सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे आए, रूम 5 में है, अभी तक रूम 5 में थे. फिर इसके बाद थोड़ा रूम चेंज करो, थोड़ा हाँ यार कुछ चेंज हुआ है यहाँ है. तो अब ये सारी चीजें क्या सेपरेट बाउंड्री है. आप लोगों को मर्ज कर दिया जाता तो ऑल्दो आप वहां भी पढ़ रहे होते, लेकिन आपको जो कंसंट्रेशन लेवल चाहिए था वो ना मिलता, क्योंकि आपको स्टार्ट से पढ़ना. ठीक है, सेपरेट बाउंड्री में. और आपको बिल्कुल. फिर इसके बाद कंट्रोल परफॉर्मेंस. वंस मैंने आपको चैप्टर समझाने के बाद मैंने बोला बेटा जरा बताओ ऑर्गेनाइजेशन के कितने टूल पढ़े थे. आपने बोला सोशल अरेंजमेंट, सेपरेट बाउंड्री, कंट्रोल परफॉर्मेंस, अचीविंग गोल. मैंने बोला बेटा बताओ कि भाई क्यों ऑर्गेनाइजेशन करती है काम, कोई और टूल क्यों नहीं यूज कर सकता. आपने बोला 1 2 3. फिर मैंने बोला कि बताओ कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या फायदे हैं, डाटा. इस तरह से आपने चीजें बताई. मैंने एग्जामिन किया कि हाँ यार यू आर डूइंग योर वर्क वेल, आप रिवाइज कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप घर पे जाकर चीजों को पढ़ते हैं. It's a control performance that every day through my questions I'm getting the feedback that you are working at your home by yourself. आप कर रहे हैं. Then बोला ठीक. तो हमारे लिए 4 टूल हैं, जिसमें एक टूल तो डायरेक्ट हमारा क्या है, ये टूल नहीं है, ये हमारा टारगेट है. टूल 3 है, जिसमें पहले में इंटरेक्शन, दूसरे में लेट्स स्टार्ट, तीसरे में क्या पढ़ा. ठीक है जी. मेरी वॉइस को क्या हो गया भाई? वॉइस को क्या हो गया, जल्दी से बता देता. यार एको कर रही है, अब क्या करें. अब ठीक है, अब आवाज आ रही है सही. ओएस आवाज आ रही है बेटा? चले जी. अब हमने ये यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई पूछना है, आगे बढ़ सकते हैं भाई. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है? ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि एक इंसान हर काम नहीं कर सकता. वी नीड मल्टीपल पीपल टू डू डिफरेंट टास्क. फॉर एग्जांपल हर टीचर यहाँ क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा सीए पढ़ा सकता है, पूरा एसीसी पढ़ा सकता है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है, अपनी स्पेशलाइजेशन है, अपनी कमांड और ग्रिप है सब्जेक्ट के अंदर. तो वो क्या कर रहे हैं, अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं और पढ़ाते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि इंडिविजुअल की एक लिमिटेशन है, वो हर काम खुद नहीं कर सकता. ऑर्गेनाइजेशन में आप आए, आपने कहा मार्केटिंग में कर लूं, आपने कहा पोस्ट में बना लूं,
आपने कहा HR का काम मैं कर लूं, आपने कहा फाइनेंस का काम मैं कर लूं, आपने कहा सेल्स में कर लूं, आपने कहा सॉफ्टवेयर में बना लूं, बोल नहीं सकते। एनएफ वाला जिन तो नहीं है ना, या कोई आपको हैरी पॉटर की चढ़ी यूं करके हो गया, ऐसा कुछ सीन नहीं चल रहा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन के लिए वी नीड पीपल टू वर्क विद अस। तो सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, उन लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड लेते हैं जो हमारे नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सके, हमारी हेल्प कर सके, जो स्पेशलाइज हो उस स्पेसिफिक टास्क के। फॉर एग्जांपल इफ आई एम हियर, इट्स माय जैसे कहना चाहिए ये मेरा वो सब्जेक्ट है जिसमें मेरी गिफ्ट है। इन O levels, A levels, I teach accounts. I never even try or think to teach business. But in here, I'm teaching business. Why? Because I'm trying to make myself a diversified quotient. समझ आ रही है? यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि it's a platform, theoretical subject are the most creative part to come up with the new ideas. क्योंकि ज्यादातर ये बोरिंग वाला प्लेटफॉर्म होता है बच्चों के दरमियान और टीचर्स के दरमियान। To make this subject interesting, give me the sort of relaxation or satisfaction that I'm coming with something new, something which make my student very much engaging towards my content. तो ये सारी चीजें। फिर इसके बाद सिनर्जी, मैं और आप सब मिलके काम कर रहे हैं। आप खुद भी पढ़ सकते थे PRC की बुक, लेकिन अब आप यहाँ आए, अब आपका फायदा ये होगा जो चैप्टर आप खुद से पढ़ते, 18 पेजेस है चैप्टर 1 के, 18 पेजेस कितनी देर में पढ़ते आप? एक दिन में। लेकिन एक सब्जेक्ट तो था नहीं, 2-3 सब्जेक्ट है, टाइम लगता, सारी चीजें होती, हो सकता है पढ़ते पढ़ते सो जाते। तब आप जब घर पे पढ़ेंगे तो आपने ये समझा होगा, अब आप जब रीड कर रहे होंगे तो सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी, तो आपकी जो स्टडी है, सेल्फ स्टडी, वो 2x हो जाएगी। तो ये फायदा होता है सिनर्जी का, इसमें आपकी नॉलेज आपको शेयर करते हैं हम, टाइम सेव होता है और आपके पास क्या हो रहा होता है कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है। ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी को बात समझ में आई है तो प्लीज बता दें, ठीक है? ऑनलाइन क्या? एनजीओ, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ कहा गया है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा गया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनजीओ आता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उन ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ। उसमें पब्लिक सेक्टर भी है। पब्लिक सेक्टर क्या है वो भी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर बात समझाई जा रही है एनजीओ की। एनजीओ खोलने का मकसद क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट फंडेड, भाई इनको कोई फंड नहीं करता। फंड से मुराद ये है कि डायरेक्ट फंडिंग नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने एक बजट रखा हर दफा इनको देना, ईजी है। ईजी पे फंडेड गवर्नमेंट थोड़ी है। हाँ, गवर्नमेंट कुछ ऐसे सिनेरियोस क्रिएट कर देते हैं कि उनको सब्सिडी मिल जाए, उनको थोड़ा डोनेशन मिल जाए कि भाई हमारी फला हम काम, जैसे मिसाल के तौर पे डैम के लिए पैसे जमा किए, भाई हम इससे क्या करेंगे, हम इस कैंसर हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर देंगे, ये हम फला काम कर रहे हैं, इससे हम यहाँ राशन ड्राइव कर लेंगे। ये सारी चीजें अगर करती है तो अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने फला इदारा बोला, गवर्नमेंट के बच्चे लग गए कि भाई मेरे को पैसे दो, मैं तो गरीबों की मदद कर रहा हूँ। किसने बोला था तुझे खोलने? तो ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। नेकी करनी है खुद अपने बलबूते पे करो। एनजीओ अब ये किस तरह की नीतियां करते हैं? दरख्त लगा दिया एनवायरमेंट में, फिर इसके बाद मेडिकल एड प्रोवाइड कर दी, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, जो होती है ना फर्स्ट एड एजुकेशन होती है, बच्चों के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए अवेयरनेस सेशंस होते हैं, बेटा हाथ ऐसे धोना है, आपने मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर ऐसे करना है, जब आप जब स्कूल में जाएं
तो आपके पेरेंट्स, आप बाहर खड़े हैं, वैन का इंतजार कर रहे हैं, पेरेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, तो आपने इस तरह के अलार्मिंग जो आपके पास लोग आ रहे हैं उससे इस तरह से अपने आप को केयरफुल, ये सारी चीजें क्या है, ये अवेयरनेस सेशन के थ्रू भी आप काम करते हैं। और फिर आपके पास है हेल्पिंग पीपल, either in terms of providing lunch, food, clothes, home, any other kind of thing, education। क्या आपने कहा कि यार मैं काम करता हूँ, मैं सिंगल पेरेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाता हूँ जिसमें वो आए और क्या करें, स्किल सीखें। ठीक है, ज्यादा बेहतर ये होता है कि भाई जो लोग काम कर सकते हैं उन्हें स्किल सिखा के काम पे लगाया। वो एक कहावत है ना कि भाई आप बच्चों को फिशिंग करना सिखाओ, फिश ना दे। समझ आ रही बात, कि आप बच्चों को फिशिंग करना सिखाओ, फिश ना दे दो, क्योंकि फिश करने से, फिश देने से वो उस टाइम की भूख खत्म कर दें, लेकिन फिशिंग सिखा दी तो वो आगे की जनरेशन को भी संभालना सीख जाएंगे। तो प्रोवाइड करना स्किल, उनकी नीड्स को फुलफिल ना करो, उसकी नीड को ऐसे फुलफिल करो कि नेक्स्ट टाइम वो खुद केपेबल हो जाए, डिपेंडेंसी खत्म होके, बिल्कुल सही कहा, इंडिपेंडेंट हो जाए। और इसके लिए आपके पास एनजीओ के क्या फीचर है कि भाई इसमें जो लोग काम करते हैं वो वॉलंटियर भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेडीसी है, सिलानी है, एजी फाउंडेशन है, चीपा है, लोग कहते हैं या मस्जिद है, ये कोई कम्युनिटी हॉल है जो जो लोगों की फलाह के, कि भाई मैं अपने हफ्ते में से, मिसाल के तौर पे आप सारे बच्चे, आपने कहा यार हमने माशाल्लाह इतना पढ़ लिया है, अब हम एक काम करते हैं, हम हफ्ते में एक दिन है ना मैं फला सब्जेक्ट एक स्कूल में पढ़ा लूंगा या पढ़ा लूंगा। तो इससे क्या है, आपने प्रोवाइड कर लिया, तो आप वॉलंटियर भी कर सकते हो। और बहुत से जो वहां पर मॉब स्टाफ है, जो ड्राइवर है, अब एडी में काम करने वाला ड्राइवर कोई वॉलंटियर थोड़ी होगा, उसको तो तनख्वाह चाहिए, तो फुल टाइम एम्प्लॉई है वहां का। फिर इसके बाद बजटिंग एंड प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का पैसा आपके पास डोनेशन की फॉर्म में आता है, तो वो भी कंट्रीब्यूट होता है, वो भी आप शेयर करते हैं किसी ना किसी पर्पस पे। तो जिन्होंने डोनेट किया है उनको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने के लिए आप ये बताते हैं कि हमने आपको सारे पैसे नहीं लगाए, कुछ पैसे संभाल के रखे हैं, कुछ पैसे इस टाइम के लिए है, कुछ इन चीजों में लगा दिए हैं, कुछ लगाने का सोच रहे हैं। लास्ट रिसीव ग्रांट, बजटिंग एंड प्लानिंग मतलब दोनों एक ही है। रिसीव ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। यार एक काम करते हैं, अब से तमाम जो भी हमारे यहाँ पे मुझे कहना चाहिए, एग्जांपल किस तरह से दे सकते हैं कि डोनेशन की, ग्रांट्स इज समथिंग एल्स। ग्रांट्स में ये है कि भाई आप अभी इसको ये इट्स क्वाइट सेम डोनेशन ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रांट का मतलब होता है सब्सिडाइज कर देना, उसकी वैल्यू से कम देना। फॉर एग्जांपल ये कि आपने कहा कि यार ये जगह मेरी है, आप एक काम करें, आपसे मैं यहाँ पर रेंट नहीं ले रहा, आप मेरा स्कूल, लेकिन ये जगह मैंने आपको नहीं दी है, मैंने इस जगह पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन आपको दे दी है या कुछ चीज चलाने की परमिशन आपको दे दी है फॉर द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई आप एक काम करें, यहाँ पर कैंप लगा के यहाँ काम करना शुरू कर दें, फिर देखेंगे अगर कोई अच्छी डेवलपमेंट होगी तो विल ट्रांसफर यू समवेयर एल्स, जिससे आप क्या कर सको, अपने काम को और ज्यादा एनहांस कर सको। ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ तक कोई मसला, स्पीड पे तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं पिछले 2-4 घंटे से बोल रहा हूँ, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी हो सकता है, तो कहीं अगर वॉल्यूम या स्पीड स्लो करनी हो तो बता दीजिएगा। ऑनलाइन में जितने हैं, आप लोगों का ग्रुप बन चुका है ना? नहीं बना? बन गया? जिसका नहीं बना भाई वो जरा ग्रुप बना ले, और ग्रुप बना के आप सब ऐड हो जाओ उसमें। डेली अब आपकी कनेक्टिविटी पीआरसी की मेरे से रहेगी, बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, उस पर चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर पढ़ना है, सारी चीजें करनी है अब आपसे, आपका वो उस तरह से मैं आप लोगों का ट्रीट करूंगा जैसे मतलब बाकी बच्चों का बिल्कुल करनी है। और दोनों बैच, ये उन्हीं दोनों बैचों में से एक बच्चा है, बुक रीड हर चैप्टर की करवाता हूँ, और मुझे मेरे बच्चे हर चैप्टर को रीड करने के बाद समरी भेजते हैं मुझे। वो समरी कैसे है
वो मैं आपको दिखाऊंगा जब चैप्टर पढ़वाऊंगा, लेकिन देखो मेरी बात सुनो। आईकैप को ये नहीं पता शाहजेब क्या पढ़ा, आईकैप को ये नहीं पता कि मिस्टर एक्स क्या पढ़ा है, आईकैप को ये पता है इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आईकैप इस बुक को जानता है। अब शाहजेब उसको किस तरह से पढ़ा रहा है, जैसे उसके बच्चे समझ, मिस्टर एक्स उसको किस तरह से पढ़ा रहा है तो उसके बच्चे समझ। मैंने क्या पढ़ाया इट्स नॉट इनफ, क्योंकि एग्जामिनर इज नॉट कंसिडरिंग मी, एग्जामिनर कंसिडरिंग द टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, कि जहां से पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, सर शाहजेब से, हु सर शाहजेब, वी नो द टेक्स्ट बुक, ये पढ़ के आए हो, हाँ अब जरा बता दो। तो जो अंदाजे बयां मैंने रखा है वो बुक उसको हो सकता है अलग वर्डिंग के साथ बताए। तो आपने जब बुक की एक दफा वर्डिंग पढ़ ली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने जो मेरे तरफ से समझा वो भूल ही जाओगे बिल्कुल, या उसका 360 समझ आएगा। भाई मैं एक चीज को इस तरह समझा रहा हूँ ए बोल के, वो इसको बी बोल के समझा रहा है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि भाई हेनरी फ्योल ने ये बात की, बुक में पीटर ड्रगर के नाम को यूज कर लिया गया, उसने ये बात बोली। तो डिपेंड करता है कि कौन क्या बात कह रहा है, समझाने का तरीकेकार कौन किसका यूज करता है। बुक भी राइटर्स को यूज क्यों करती है, क्योंकि इसका इस डेफिनेशन को, इस एरिया को समझाने का तरीका बड़ा वंडरफुल है, जस्ट लाइक अ टीचर। वर्डिंग डिफरेंट होगी, लेकिन एग्जाम में वर्डिंग मेरी बताई भी नहीं आएगी। तो बुक पढ़नी है और बुक आसान है, सुकून से हो जाएगी, तो पैनिक मत करना, लेकिन ये है कि तवज्जो 4x दे देना, ठीक है जी। अच्छे बच्चे, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर भी करती है, ठीक है। आपने ये पढ़ा हुआ है क्या, ये वाला मेरे ही था क्या है, यूट्यूब पे कब आ गया, चले डाल दिया होगा, अपने को नहीं पता। अच्छा जी, एग्रीकल्चर आ गया, फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग। अब ये वो बिजनेसेस हैं, देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्क नहीं, बिजनेस को करते किस तरीके से है उस तरीके कार का नाम ऑर्गेनाइजेशन है। यानी मैं किसी चीज को ऑर्गेनाइज वे में कर रहा हूं तो मेरा एक पर्पस है, उस पर्पस को, जैसे मिसाल के तौर पर आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना मेरे बच्चों, तो ये है विजन। कैसे बनना है, सीए करके, इट्स अ मिशन। उस सीए को करने के लिए क्या करना है, पीआरसी 5, पीआरसी के पेपर देने हैं, इट्स अ गोल। ये गोल कैसे अचीव होगा, डेली के ऑब्जेक्टिव पूरा करके। तो विजन जो फ्यूचर है, मिशन जो प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट को अचीव कैसे करेंगे, गोल है, उस गोल को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ चीजें हैं जो नाम के चेंज होने की वजह से हम अपने माइंड को चेंज करें, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल, एनर्जी, रिटेलिंग, सर्विसेज। अब यहाँ पर फिल्म मेकिंग है, टीचिंग सर्विस हो सकती है, कंसल्टेंसी हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, मेकअप हो सकता है, कुछ भी XYZ काम हो सकता है। इंटेलेक्चुअल, लॉयर्स है, अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें। आपने क्या बोला, सही, अकाउंटेंट में आगे सारे के सारे, बिकॉज आफ्टर गेनिंग सम स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक नॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मुझे एक सेंस आ जाता है ना ऑडिट करना कैसे। हाँ, अगर मैं ऑडिट करना चाहता हूँ आईटी का तो मुझे सीसा करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीसा जब तक नहीं करता मैं ऑडिट नहीं कर सकता। मुझे हाँ इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो मुझे उसकी स्पेशलाइजेशन चाहिए, लेकिन अगर मुझे जर्नल कोई काम करना है तो मुझे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए।
ये हमारे पास से आवाज है, माइक से आ रही है। अच्छा जी, इंटेलेक्चुअल डिफाइन कर दें, अभी डिफाइन किया मैंने। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि आप एक लॉयर हैं, एक डॉक्टर हैं, यानी कि आपकी इंटेलेक्ट की बेसिस पे आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ सर्विस पे आप अपनी स्किल की बेस पे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर्विस में नहीं आएगा, इंटेलेक्ट में आएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन सर्विस में आएगा। नहीं समझ आया? एक मैकेनिक इंटेलेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन एक मैकेनिकल इंजीनियर, ये फर्क। अब समझ आया मेरे बच्चों को? स्नेहा कह सकते हो मेरे बच्चों, कह सकते हो। अगर आप ये कह के समझ जा रहे हो तो बिल्कुल कह सकते हो। आगे बढ़े। जब इसे यूज ही नहीं करना बता। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, आई एम सेइंग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर काम करते हैं हमारे लिए, और काम करता कौन है? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर भी हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन काम करता कौन है? हम ही लोग। जैसे एजुकेशन है, जो बेसिक एकेडमिक्स एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की। लेकिन जब स्टेट ने उसे सही तरीके से पूरा नहीं किया तो हमारे पास स्ट्रीम आ गए ओ लेवल्स के, हमारे पास स्ट्रीम आ गए क्वालिफिकेशंस के, हमारे पास अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गई। क्या जरूरत थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर केयू सही चलता? क्या जरूरत थी हमारे मैट्रिक इंटर को खराब करने की, ना चलने की, अगर ओ लेवल्स में जाने की, अगर हमारा मैट्रिक इंटर सही चलता? फर्क क्या था? असेसमेंट क्लियर थी ना, ट्रांसपेरेंट थी। कोर्स ही बदलते थे ना हर दफा। 5 साल में ओ लेवल्स का जरा बराबर कोर्स चेंज होता है, आपको पता है? पूरे 5 साल में आपका ओ लेवल्स ए लेवल्स का कोर्स चेंज होता है, पेपर पैटर्न चेंज होता है, और जो कोर्स चेंज होता है वो 10% भी नहीं होता। यानी कि मैं अगर बोलूं कि कोर्स चेंज होना ना होने के बराबर है, सिवाय पेपर पैटर्न के। यही काम अगर हम भी कर लेते, हमारा मसला था ट्रांसपेरेंसी का। जो हमारा टेस्टिंग मेथड है, इवैल्यूएशन मेथड है, उससे ट्रस्ट खत्म हो गया लोगों का। क्योंकि बहुत जब इंसान एक ऐसे इंसान को अप्रोच करता है जो मुंह ना लगाए ना, तो उसकी इज्जत फौरन बढ़ना शुरू हो जाती है। यार कुछ तो है यार, मुंह नहीं लगाता। और जो फौरन अप्रोचेबल हो ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अबे यार क्या यार, इतनी जल्दी कोई बंदा मिल जाता है? इतनी जल्दी कोई जवाब देता है क्या? लोग अपने आप को लुक बिजी डू नथिंग वाला काम करते हैं। कॉल आ रही है, पहली रिंग पे उठा लिया तो समझे कि वेला बैठा था, 2-4 बजने दे। और ज्यादा बिजी मालूम करना है तो नहीं उठा, फारिग चल रहा। ये जालत आई है हमने, ये एथिक्स नहीं है। कोई कॉल कर रहा है तो इसका मतलब काम है। अब वो इंपॉर्टेंट उसकी नजर में है और आपकी नजर में नहीं है, ये अलग बात है। समझ आ रही है बात? तो हम यह बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर को ओन और कंट्रोल कौन करता है? मेरे और आप जैसे लोग। इसमें अकाउंटेंट आ गए, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल देखी है। हाँ, नॉर्मल पीपल। ये इंस्टीट्यूट प्राइवेट में ही है ना। अब ये इंस्टीट्यूट कोई भी फीस, अगर यही पढ़ाई आईकैप खुद कराता तो पैसे फ्री नहीं रख सकता था। हमारे केयू से एमबीए बीबीए करो या बीकॉम करो या कुछ भी करो, इतने थोड़ी पैसे हैं। आप केयू से लिंग्विस्टिक का कोर्स करो, कोई भी लैंग्वेज सीखो, इतने पैसे थोड़ी देने पड़ते, 10,000 रुपए सेमेस्टर के। आप सीखो जर्मनी गोथेस,
आपको बताएंगे वो, कैसे सुन के बोलोगे भाई मेरे को नहीं सीखती जनवरी, ठीक है ना, अपनी उर्दू ही सही है, बोल लेंगे। पैसे इतने, फ्रेंच सीखो, वो कौन सी जगह है फ्रेंच सीखने की, और कोई है क्लिफ्टन में हमारे घर के पास ही, तो नाम आता है, कोई अच्छा सा नाम आता है, वो अंदर रेस्टोरेंट भी बना है। तो बहरहाल उसकी फीस ही इतनी है, बंदा बोलता है ठीक है भाई पहले मैं इंग्लिश सीख लेता हूँ, फ्रेंच देखी जाएगी। या इंग्लिश नहीं बोल रहे, फ्रेंच सीख के क्या करेंगे अपन ना, किससे बोलनी है हमने। बहरहाल तो पब्लिक में हमारे पास क्या है, अब ये वो काम है जो प्राइवेट सेक्टर चाह के भी नहीं कर सकता, और अगर प्राइवेट सेक्टर वो काम करना शुरू कर देगा तो गलत इम्पैक्ट आएगा। जैसे पुलिस के अलावा मैं अगर पर्सनल गार्ड अपने रखना शुरू कर दूं तो मेरी तो सिक्योरिटी बड़ी बम्बाट चलेगी, लेकिन जो इतने सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि वो चीज मैं अपने पर्सनल फेवर के लिए यूज कर रहा हूँ, और वो जिस मकसद के लिए पुलिस बनाई गई है वो जनरल पब्लिक के लिए बनाई गई है, वो सबका देख के बनाई गई। लाइफ का स्टेज आता है जिसमें आप अपने बारे में सोचते हो, फिर लाइफ का स्टेज आता है जिसमें आप सबके बारे में सोचते हो, और वो आपके पेरेंट्स का भी स्टेज है ना, कि वो अब आपके बारे में सोचते हैं, घर वालों के बारे में सोचते हैं। अब आपका क्या है, आप अपने बारे में थोड़ा सोचते हैं, फिर इंशाल्लाह जैसे उम्र बढ़ेगी आप भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे, भाइयों के बारे में सोचेंगे। यही चीज है, जो सबके लिए काम करेगा वो सबका रिटर्न लेगा, जो अपने लिए काम करेगा वो अपना रिटर्न लेगा। तो जब काम ही कर रहे हो सबके लिए करो भाई। भारत समझाना ये था, प्राइवेट और पब्लिक, यहां तक किसी को कोई मसला। अब आते हैं, ब्रेक चाहिए नहीं ना, 5 मिनट, ये बस ये पोर्शन खत्म करके, हाँ 5 मिनट। लिमिटेड कंपनी, देखिए जी पहली बात तो ये है कि आपके पास है ना बिजनेस करने के ना 4 स्ट्रीम है। पहला कि मैं चाहता हूँ यार मेरा पैसा जो सेविंग है ना, मेरे पास सेविंग, उसे मैं लगाऊं और एक बिजनेस स्टार्ट करूं, जो फायदा होगा जो नुकसान होगा मेरा होगा। जब बिजनेस बंद करना हुआ, जब बिजनेस खोलना हुआ, यानी कि कब मैं काम ऑफिस खोलता हूँ कब बंद करता हूँ, किस कस्टमर को काम करना है, किस कस्टमर के साथ काम करना है, किस सप्लायर से गुड्स लेनी है, सारे डिसीजन मेरे होंगे। लेकिन एक है, कहते हैं मैं अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूँ, अच्छा जो पहले वाला था उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, सिंगल ओनर, एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते उसको, एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। एंटरप्रेन्योर तो प्राइवेट भी और पार्टनर भी होता है, सोल भी होता है। सब एंटरप्रेन्योर का मतलब अपने बिजनेस के काम करने की जो स्किल होती है, एंटरप्राइजेस स्किल जिसे हम कहते हैं। आपने कहा बिजनेस को थोड़ा और ग्रो करते हैं, तो आपने कहा कि मैं इसे भी मिला लेता हूँ, जीरो को भी अपने साथ मिला लेता हूँ। आपने कहा यार एक काम करते हैं, अब हम ARTP के बाकी लोगों को भी मिला, अब बाकी लोगों को मिला रहे, तो कंपनी बन गई अब आपकी। अब दोनों में फर्क है, जब सोल ट्रेडर को सिर्फ आपको नुकसान होगा बिजनेस में, तो आपने अब वो किसी भी अंदाज में पूरा करना है। अब आप अपने पर्सनल एसेट किसी को ना बेच दो, लेकिन अगर कंपनी में नुकसान होगा तो कंपनी को एक फायदा है कि जितने आपके बिजनेस के एसेट हैं, नॉट पर्सनल एसेट्स, जितने बिजनेस के एसेट है वही बिकेंगे, और उसी को बेच के आप क्या करोगे, अपना लॉस बेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए और मैंने कहा कि यार मैं एक ये सेल फोन लूं, अब मैं आपको पैसे नहीं दे सका, अब आप क्या करोगे, सेल फोन लेके जाओगे मार्केट में और सेल कर दोगे, और लेट सपोज ये 7,000 रुपए मिलते, बाकी कितने बच गए, 3,000। अब आप बोलोगे भाई 3,000 कैसे देगा, मैंने बोला भाई यार इंस्टॉलमेंट मान देते, हर महीने मुझसे 200 रुपए लेता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी, एज पर माई इनकम, मैं अफोर्डेबिलिटी 200 रुपए कर सकता हूँ। आपने कहा लो भाई, यानी कि 3,000 रुपए मुझे कब मिलेंगे, तो भाई 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि महीने के 200 रुपए। तो इस तरह से करते करते टाइम लगेगा। तो जो लिमिटेड है इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इन केस ऑफ लॉस मेरे पर्सनल एसेट्स को कोई, अब मिसाल के तौर आप कहते हो कि यार सर आप अपना लैपटॉप भी बेच दो मेरा उधार चुकता करने के लिए, मैं बोलूँगा भाई ये नहीं चलना,
वो मेरा पर्सनल है। अगर आप मेरे इस एसेट को भी सेल कर रहे हो, इट मींस मेरी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ आए? लायबिलिटी का नहीं, नॉट क्रेडिट। उधार को भी, क्रेडिट को उधार कहते हैं। क्रेडिट होने की वजह से, उधार होने की वजह से यू आर रिस्पॉन्सिबल, उसको अकाउंटिंग में लायबल कहते हैं। तो बेटा लायबिलिटी ज्यादातर जो हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं कि हमने किसी से प्रॉमिस कर दिया कि भाई अभी पैसे नहीं, बाद में दूंगा, इट्स अ क्रेडिट, तो हम उसको कहते हैं हमारी लायबिलिटी है। मैंने बोला यार मुझे 100 रुपए दे लोन, इट्स अ क्रेडिट, आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल बी गोइंग टू पे इन फ्यूचर, इट्स माय ऑब्लिगेशन, इफ आई विल नॉट गोइंग टू पे यू, यू विल सू मी। कर ले भाई, 100 रुपए के लिए सू कर ले, तू देख लेते हैं। तो भाई लिमिटेड लायबिलिटी इस तरह से, a company whose owner are legally responsible for its debt only, जितना डेट उधार लिया है सिर्फ उतने पैसे को पे करने की लायबल हूं, वरना मेरे पर्सनल को। अभी जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ना तो मैं रीजन थोड़े बताऊंगा ऐसा क्यों कहता हूं। तो थोड़ी आज अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा फ्लेवर दे देता हूं। देखो बेटा, मैं अगर सिर्फ जीरप को पढ़ा था और मैं अपने आप को प्रिपेयर करके ना आता तो चल जाता। एक बच्चा है, आज सही नहीं पढ़ाया, कल सही पढ़ा देता। रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? आपका नाम क्या बेटा? बिलाल आता, 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी? आप आ गए, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो जब मेरी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मुझ पे वॉच करने वाली आईज ज्यादा हो जाएगी, मुझ पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा आ जाएंगी, मुझ पे लोग ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने लग जाएंगे, क्योंकि मेरा एक गलत डिसीजन इतने लोगों के एक्सपेक्टेशन को खत्म कर सकता है। तो इसीलिए कंपनी को रजिस्टर होना पड़ता है, और हमारे यहाँ सोल ट्रेडर बिजनेस को रजिस्टर होना नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल है हमारे यहाँ के जो चिप्स वाले हैं, चने चाट वाले हैं, मकई वाले हैं, ये सारे क्या है? सोल ट्रेडर ही है ना बिजनेस में। लेकिन क्या कोई ये रजिस्टर होता है? नहीं होता यहाँ पर। लेकिन बाहर मुल्कों में आप विदाउट फूड लाइसेंस नहीं खोल सकते, उनको तो फिर भी लाइसेंस चाहिए। यहाँ पर तो फिर भी नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन बाहर जरूर चाहिए। असल में हाँ, वो लाइसेंस एक होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटी की मेडिसिन है जो जनरल स्टोर आइटम में भी मिल जाती है, जैसे पैनाडोल वगैरह है, डिस्प्रीन है, इस हाँ ओवरऑल मेडिकल स्टोर का हो सकता है। मैंने कभी काम नहीं है, मुझे अंदाजा नहीं है ना, पता नहीं है अपने को ना। तो भाई अगर क्लोथिंग का काम है, ठीक है ना, तो वो उस पर नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी आप पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा लगाती है, क्योंकि अब लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। सोल ट्रेडर में आपका अपना है, जो डिसीजन लेना चाहो, आपको नुकसान होगा, कोई मसला नहीं होने देगा। लेकिन हाँ, अब आपके डिसीजन से इनको नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करेगी। कंपनी से पार्टनरशिप में भी यही है कि जो स्लीपिंग पार्टनर है, जो सो रहा है पार्टनर और नुकसान हो जाता है, तो उसको सोते हुए पार्टनर को कोई नुकसान पे नहीं करना। उसका नुकसान ज्यादा क्या है? जो उस गरीब ने पैसे लगा दिए वो खत्म हो गए। लेकिन जो जाग रहा है, जो जाग रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भरेगा। तभी पार्टनर्स को भी सिक्योर करने के लिए फिर हमारे पास आया, पार्टनरशिप की भी लिमिटेड लायबिलिटी है। पार्टनरशिप को भी लिमिटेड करने के लिए चैप्टर नंबर 2 में डिटेल पढ़ोगे, तो उसमें भी हमारे पास लेकिन हर कंट्री लिमिटेड पार्टनरशिप ऑफर नहीं करती, तो इसलिए फिर उन कंट्रीज के लिए आया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि भाई जिन जिन कंट्रीज के अंदर पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी में नहीं लेके जाया जाता, फिर वो बिजनेसेस क्या करें, अपने आप को प्राइवेट
प्राइवेट का है। पब्लिक कौन होते हैं? जो स्टॉक एक्सचेंज में जो अपने शेयर्स को, ओनरशिप को सेल परचेज कर सकते हैं, प्राइवेट में नहीं कर सकते। तो प्राइवेट इसलिए निकाला क्योंकि बहुत सी कंट्री में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। तो ये आप समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ो। फिर प्राइवेट लिमिटेड आ गया, पब्लिक लिमिटेड आ गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा। ऑनलाइन वाले चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी अपने लास्ट स्लाइड में ब्रेक लेने से पहले बात की थी कि लिमिटेड कंपनी क्या है। तो हमने कहा था कि लिमिटेड कंपनी में हम पढ़ते हैं कि आप यानी गवर्नमेंट कंपनी जितना लोगों से डेट लेगी उतने डेट को पे ऑफ करने की लायबल है। अगर वो पे ऑफ नहीं होता किसी रीजन की वजह से, तो उस रीजन की वजह से उनके पर्सनल यानी ओनर के पर्सनल एसेट्स को हिट नहीं किया जाएगा। तभी कंपनी रजिस्टर करते वक्त देखो, अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि अकाउंटिंग कहता है कि मैं अलग हूं यानी बिजनेस अलग है और इंडिविजुअल अलग है। इसी तरीके से हम यहाँ कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि लीगल टर्म में भी बिजनेस अलग है और इंडिविजुअल अलग है। वो क्या है? कंपनी। तो जब आप इस रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हो कि आपने दोनों अलग अलग आइडेंटिटी पे बात कर रहे हो, तो कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है। तो जब कंपनी किसी चीज के, किसी डेट के पे ऑफ करने पे इशू आएगा, तो वो सिर्फ कंपनी अपने एसेट्स को बेच के पे ऑफ करेगी, ओनर के एसेट्स पे बात नहीं आएगी। अगर वो लिमिटेड है तो, अगर वो भी अनलिमिटेड है तो फिर जरूर आएगी बात, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं है। बेटा पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस ये है कि पब्लिक कंपनी में आप ओनरशिप को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो यानी सेल और परचेज कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली अगर मैं कहूं तो एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। वो कौन सी पार्टनरशिप है? कि हमारे पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, कि जब बिजनेस लॉस करता था तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी लायबल होते थे पे ऑफ करने के। लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेसेस को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी, तो हमने कहा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बहुत सी कंट्री में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसकी वजह से हमने प्राइवेट कंपनी की चीज को इनोवेट किया, स्टार्ट किया, ताकि जिन जगहों पे हमारे पास पार्टनरशिप को लिमिटेड करने का ऑप्शन नहीं है, वहां प्राइवेट लिमिटेड कम्स एज अ रेस्क्यू, एज अ सेफगार्ड। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब हमारे पास यहाँ पर अब समझ आ गया स्नेहा बेटा, पार्टनरशिप और प्राइवेट में क्या फर्क है? वैसे तो ये वक्त पे बताना चाहिए मुझे, लेकिन चले बता देते। पार्टनरशिप का मतलब जब दो लोग मिलके काम करें, या ज्यादा 20 लोग। अब यहाँ कोई कहे कि 50 लोग, तो उसमें 30 लोग सोए होने चाहिए, 20 लोग जाग रहे होने चाहिए। एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर में वो, लेकिन वो इतना नेसेसरी नहीं है। तो इंशाल्लाह इस पे चैप्टर नंबर 2 पे डिटेल डिस्कशन होगी कि उसमें सोल ट्रेडर कौन है, पार्टनर्स कौन है, कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, दिस एंड दैट, हर चीज होगी। अब हम बात करते हैं लिमिटेड कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। देखो कंपनी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है अपने आप में, लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है जब वो, देखो कंपनी हर कोई तो नहीं बन रहा, उसका कोई यूनिक सेल पॉइंट है, उस पे काम करने वाले लोग बहुत स्पेशलाइज है, उसको बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रस्ट किया हुआ है, अपना कस्टमर बनाया हुआ है, किसी ने अपना सप्लायर बनाया हुआ है,
बैंक्स ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप कंपनी, आप रजिस्टर्ड है, तो इसलिए आपके पास मोर मनी अवेलेबल होता है अदर देन दी पार्टनर्स, अदर देन दी sole traders. Then you have then you can reduce your risk because you have so many other owners who are contributing. You have contributed in your business and now they are equally partner, equally owner in your business. तो अगर कोई लॉस होता है तो सबको लॉस होगा, सही है। फिर इसके बाद सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, इट्स एडवांटेज कि भाई अगर बिजनेस को कुछ होता है, देखो मुझे कोई लोन नहीं देगा लेकिन बिजनेस को जरूर दे देगा, क्योंकि बिजनेस की एक आइडेंटिटी है, एक गुडविल है, एक ट्रस्ट है। देन वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑन साइज, वी कैन गो एज मच एज वी कैन। हम जितने भी मल्टीनेशनल में जा, एमएनसी बन सकते हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेस में जा सकते हैं, डाइवर्सिफाइड कंट्रीज में जा सकते हैं, जिसमें भी जाना है। जी मेरा बच्चा, जी बिल्कुल। ये कंपनी इटसेल्फ के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। अब इसको लिमिटेड में ले आओ तो भी है, अनलिमिटेड में ले आओ तो क्या है कि बॉस देखो, अनलिमिटेड और लिमिटेड का को जो टर्म है वो लायबिलिटी के लिए यूज होता है, कंपनी के लिए यूज नहीं होता। ठीक है सर, जी मेरा बेटा। सोल प्रोप्राइटर और क्या कहते हैं पार्टनरशिप करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो एक ही बिजनेस में, वो तो डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड क्यों होती है? क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है। सोल प्रोप्राइटर कितना पैसा ले रहा है? जितना होगा वो, बाकी जितना कमाएगा वही इन्वेस्ट करता रहेगा, तो कितना कमा लेगा, कितना इन्वेस्ट करेगा? अगर इफ वो पॉसिबल तो वो कर ले। देखो रिस्ट्रिक्शन इन साइज का मतलब क्या है कि जितनी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करना। तो कंपनी में तो ये है क्योंकि मैंने लोगों को अब अपने साथ ऑन बोर्ड ले लिया, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में तो नहीं है ना, वहां भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन साइज की, लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल नहीं सकती ना इनिशियल बेसिस पे। हाँ 10 साल डाउन द लाइन आप इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बन गए, जब आप 10 मुल्कों में हो, 25 शहरों में हो, ये तो आप पे है, आपको कितना बड़ा ग्रोथ है, लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं होता ना। लेकिन कंपनी आते के साथ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, बड़ी कंपनी बन सकती है, बड़ा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि वो शेयर्स के साथ आ रही है मार्केट में। जाहिर सी बात है जब लीगल पर्सनालिटी बन रहे हो तो लीगल पर्सनालिटी बनने की कॉस्ट भी बेयर करोगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। फिर जाहिर सी बात है कंप्लायंस, क्या आप काम ठीक कर रहे हो, जिसमें आपने कहा था ऑडिट, ऑडिट भी कंप्लायंस में आता है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे ऑडिट करवाना लाजमी है, फर्ज है, फर्ज। प्राइवेट में डिपेंड करता है कि कर सके कि ना कर। फिर उसमें मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, फिर एक सर्टेन स्लैब पे जाके, जैसे आपकी इनकम भी एक सर्टेन स्लैब पे जाती है, तो एक टैक्सेशन पे आप आते हो ना, अप्लाई करते हो कि इस टैक्स इनकम पे आपकी इनकम पहुंच गई तो आप टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो, इससे लो है तो आपके लिए वेव है। तो इसी तरीके से अगर आपका सर्टेन इनकम यहाँ तक पहुंच गई, जैसे $5 लाख है, स्मॉल एंटिटी, स्मॉल एंटिटी का है कि जिसका ईयरली टर्नओवर $5 लाख से कम हो, तो अगर आपका $5 लाख से कम है तो ये मैं एसीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां मैं ऑडिट को थोड़ा देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे अंदाजा होता है। तो वहां पर यहाँ के ऑडिट में इतना ज्यादा नहीं फोकस, क्योंकि पढ़ाना वगैरह नहीं, एसीसी में पढ़ाना होता था, तो मुझे अंदाजा इससे था कि ये देखते थे हम बच्चों को जब पढ़ाते थे। तो $5 लाख इज अ लिमिट, जिसमें आप इसके बाद क्या आपका ऑडिट करवाना लाजिम है। इससे पहले ऑडिट करा तो वेरी गुड। पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी है, प्राइवेट कंपनी का जो टैक्स है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही निकलता है, ऐसे निकलता ही नहीं है। समझ आएगी ना? तो ये सब कोई सवाल तो लिखो भी तो सही ना, हाफिज कुरान हो सारे, क्या हो लिखो भी ना बेटा। ये सारी चीजें तुम लोगों को ऐसे शो मारने के लिए दिखाई है मैंने, लिखो इसको, नोट्स बनाओ। वाह वाह वाह, मजे लग गए भाई। कंप्लायंस कॉस्ट बता दो मेरे बेटे, ऑडिट की कॉस्ट होती है ना मेरा बेटा। और बोल, शेयर होल्डर है लिटिल पावर, मतलब भाई उनके पास पावर है। जी मेरा बच्चा, फिर भी लिटिल पावर है। नहीं मतलब वो कहते हैं उसके ऑन में जाके वहाँ
ड्यूटीज अपनी नहीं सर्वाइव कर सकते। मतलब उनसे पूछा जाएगा तो एक डिसीजन ले लिया, वोट ले लिया, वोटिंग पावर है, कोई इतना इन्फ्लुएंस थोड़ी है। हाँ, आप आपके शेयर्स हैं 50% आप ही एक्वायर करते हैं या 40% आप एक्वायर करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ शेयर होल्डर की जो बात कर रहा हूँ उसमें भी फिर वोटिंग देखी जाएगी कि आपकी कितनी वोटिंग है उस टाइम पे, अगर किसी मेजोरिटी की, तो ये सारी चीजें वहां देखी जाएगी, उसकी वेटेज ज्यादा आ जाती है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन हर एक जर्नल आइडिया है ना मेरा बेटा। अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशन तो अब आपने की ना, किसी के पास ज्यादा हो, इनिशियली किसी बच्चे के जहन में किसी का वर्ड नहीं आता ना, क्योंकि उसके लिए पहले ही समझना मुश्किल होता है कि यार शेयर होल्डर क्या, वो यही स्ट्रगल कर रहा होता है। अब आप ये स्ट्रगलिंग पीरियड से आगे बढ़ गए, अब आप कह रही है किसी, तो अब आपके लिए किसी है तो फिर यहाँ पर नहीं आ रहा, ये है ना। ऐसा नहीं करें ना, सबका ख्याल रखें। लिखिए, लिख, आपने लिखा होगा, लिख लो ना, अभी समरी बनवाऊंगा। जी मेरा बेटा, गुडविल, गुडविल बेटा जैसे ना नाम बदनाम होता है ना, काम खराब करके, उसी तरीके से का नाम अच्छा भी होता है। ARTT का नाम है, गुडविल है, अपने नाम से, जैसे डॉलेंस है नाम से बिखरा होता है, सैमसंग अपने नाम से बिखरा, लिमिटेड कंपनी और मैंने कहा ना लिमिटेड का वर्ड लगता है लायबिलिटी के लिए। जी मेरा बेटा, टेंशन सब जिंदगी में सही चल रहा है। हाँ जी, आगे बढ़े। अलग अलग सिंपल लोग लग रहे हैं, कोई एक अलग, आप इतने दोनों टेंशन में क्यों हो भाई, आप क्यों टेंशन में नहीं हो ना, साथ ही हो ना, आप पूछना चाहिए ना। हाँ, ऑनलाइन, ऑनलाइन में सब सही है भाई, स्नेहा, कादिर, बतूल, एम रिजवान, अब आते हैं पब्लिक सेक्टर पे। पब्लिक सेक्टर क्या है? ये वो सेक्टर है जो ओन और कंट्रोल कौन करता है? स्टेट। और स्टेट का काम क्या है? लोगों के लिए काम करना। अब लोगों के लिए काम करने का मतलब ये थोड़ी कि फी सबिलिल्लाह काम करना शुरू कर दो, ये मतलब है। हमारे यहाँ लोग है ना, नेकी को भी फिर जिम्मेदारी समझ जाते हैं। जब आपने, आपका तो फर्ज है, तो फर्ज है ठीक है, लेकिन लायबिलिटी तो मैं बनाऊं ना मेरा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के लिए काम करने के लिए आप उनसे पैसे नहीं ले सकते। जैसे जिना हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल में इलाज के पैसे कम है, लेकिन पैसे तो है ना। प्राइवेट कम है, फीस कम है, लेकिन है तो सही ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी नहीं दे रहा, तो फिर हॉस्पिटल किस तरह चलेगा? डॉक्टर क्या भूखे मरे वहां पे? क्योंकि वो पब्लिक है इसलिए हम पैसे नहीं देंगे, है ना। अब जाहिर सी बात है, आप लोग भी अगर काम करोगे तो आप किसी ऐसे इदारे में जो कि फलाई इदारा है, आप क्या बोलोगे? यार सर ठीक है, मैं आपसे चार्जेस वो नहीं ले रहा जो मैं मार्केट से लेता हूँ, लेकिन मैं चार्जेस तो लूंगा ना यार, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। हाँ, उसको आप कह रहे कि आपकी हैसियत के मुताबिक हो गया। आप ये एक आप अपने आप को समझाने के लिए तो क्या आपकी क्या कैपेसिटी है टू बेयर द एक्सपेंस। तो पब्लिक सेक्टर में हमारे पास क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी, डिमांड, और ये पहले मैं समझा दूं। देखिए बात सारी ये है कि जब पब्लिक सेक्टर काम करते हैं, कोई हुकूमत किसी चीज का काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो जवाबदेह है कि वो अगर कोई काम नहीं करे, अगर हुकूमत हमें बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं करके देनी, तो हुकूमत इज अकाउंटेबल टू आंसर अवर क्वेश्चन। अकाउंटेबल का मतलब
जवाब दे ना भाई। आप अब फॉर एग्जांपल मैं क्लास नहीं ले रहा, भाई मेरी अकाउंटेबिलिटी है ना भाई, क्यों नहीं ले रहा क्लास, मैं नहीं ले रहा, मारेंगे मुझे पकड़ के, है ना भाई। आप क्लास क्यों नहीं ले रहे, बस नहीं ले रहे क्लास, ठीक है भाई, आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी नहीं है, आई क्या खुद अकाउंटेबल कर देगा आपको, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अकाउंटेबिलिटी कब आती है, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे ज्यादा हो, जब आपने दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले ली है, अब आप अकाउंटेबल भी ज्यादा हो। पहले सोल ट्रेडर में, सोल प्रोप्राइटर में आप अकाउंटेबल 0 थे, तो लायबल बहुत थे। जब आप कंपनी में आ गए तो आप रिस्पॉन्सिबल बहुत सौ की इन्वेस्टमेंट के हो गए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी क्या कहा, अब मैं आपको टेक केयर करूंगा कि अगर गॉड फॉरबिड नुकसान हो जाता है तो आपके पर्सनल एसेट सिक्योर है, कंपनी के एसेट बिक गए वो मसला नहीं। तो जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपकी अकाउंटेबिलिटी, सर्विंग पीपल, आंसर टू पीपल बढ़ जाए। डिमांड फॉर सर्विस, हम डिमांड को देखते हुए काम नहीं करेंगे, हम रिसोर्सेज को देखते हुए काम करेंगे जिसको बेस्ट हम एलोकेट कर सकें। मेरा मुल्क एग्रीकल्चर है, लेकिन मेरे पास अच्छी मशीनरी नहीं है, अच्छी मेडिकेशन नहीं है कि मैं एग्रीकल्चर प्रॉपर कर सकूं, या मैं चावल ज्यादा उगा सकूं, या XYZ जो भी मुझे उगाना, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जितनी है उससे मैं हर चीज को बैलेंस तरीके से काम करूं। जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारा बैच 1 बैच 2 है PRC का, हमारे पास टाइम है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, 6 बजे के बाद क्लास नहीं होगी। अब सारी क्लासेस की रिस्ट्रिक्शन यहाँ आ गई। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है, जितनी भी कम क्लास है, फ्राइडे ऑफ है, रिस्ट्रिक्शन। हाँ, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। अकाउंटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अकाउंटेबल सब्जेक्ट है, वास्ट है, डिटेल है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, प्रैक्टिकल है, काम करके समझ आती है चीजें, प्रायोरिटी। अब ऐसा नहीं कि किसी का दिल कर रहा था इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ने का, उसकी क्लासेस ज्यादा सोच के लगा दिया। सर एल्विन आप लोगों को बहुत पसंद है, सर एल्विन की क्लास लगाया करो, है ना। सर अरसलान क्लास में बच्चों को है ना, कहने का मकसद है ट्रीट करवाते हैं, तो बच्चे कह रहे हैं सर अरसलान की क्लास रखें। अब ऑर्गेनाइजेशन ये सब थोड़ी देखती है कि पर्सनल बेसिस पे कौन किसको पसंद करता है। ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि मेरे इन बच्चों को किस तरह से मैं टाइम टेबल एलोकेट करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम टीचर कम रिस्पॉन्सिबल है, हम टीचर अपने सब्जेक्ट की अकाउंटेबल है। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिन है वो पूरी एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने का ना। तो आप टीचर की जितनी भी अच्छी एडमिन से दोस्ती हो, वो ये नहीं देखेगा मेरा दोस्त कौन है, वो ये देखेगा किसकी क्लासेस की टाइमिंग बेहतर तरीके से मैं एलोकेट कर सकता। समझ आ रही बात। तो फिर वो जितना अकाउंटेबल इंसान होगा वो डिमांड पे नहीं चलेगा, वो जरूरतों पे चलेगा। तो जाहिर सी बात है, जरूरत पूरा करने के लिए आपको चाहिए ना पैसा, पैसा कहाँ से लाओगे, टैक्स चार्जेस लगा के, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, बोरोइंग करके, तो ये सारी चीजों से आप काम कर सकते। तो ये वो चीजें हैं जो कि एक पब्लिक सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में काम आती है। इसे नोट डाउन करना है तो करिए। आप टर्मिनेटर चलनी है भाई, अच्छा क्या बात है, सुपर वुमेन तो नहीं है आप। हाँ ये बात होती तो यहाँ थोड़ी होती, कहीं तारों में फंस गई होती है आप। तो हम कहाँ थे, ARDD में, रूममेट में, ठीक है, घूमने उड़ाने की बातें चल रही है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।
जो पब्लिक सेक्टर है उनके पास उनकी जो एडवांटेजेस है वो क्या है? पहली बात, वो काम करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहे, जैसे रोड बनाना, जैसे ब्रिज बना के देना, पेडेस्ट्रियल ब्रिज हो गया, अंडरपास हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, रोड बनाना, बिल्डिंगें तोड़वाना, ये सारे के सारे हुकूमत के काम है। फिलिंग द ब्लैंक्स या गैप कह लो। अब फेयरनेस का मतलब यह है कि यहाँ पर फेवरेटिज्म कम होगी, यहाँ पर। अच्छा, ये बात पाकिस्तान की नहीं है, ये जर्नल की जा रही है, तो लिहाजा हम यहाँ पाकिस्तान को भूल जाएं कि हमारे यहाँ बाल बच्चे होते हैं, मुक़ब्बल वतन, हर सिनेरियो पाकिस्तान में फिट करते, तो बाबू यहाँ नहीं चलता है सब। तो फेयरनेस का मतलब इक्वलिटी, नो फेवरेटिज्म, जो जायज है जस्टिस के साथ काम हो, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम होगा। पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है कि अच्छे तरीके से उनका एजुकेशन मिले, सिक्योरिटी मिले, जहां वो रह रहे हैं, अपनी हेल्थ की जिसे कहना चाहिए फैसिलिटीज मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज टू रन द बिजनेस, अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन एनी अदर डायरेक्शन। सही है ना? तो हमारे यहाँ तभी स्टार्टअप ने ग्रो करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को टैक्सेशन में वेव मिलना शुरू हुआ। एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट काम करवाना चाहे तो कोई मना करेगा? नहीं करेगा, गवर्नमेंट है भाई, कौन मना करेगा। एफिशिएंट भी ज्यादा है, रोड बंद कराने का, जैसे अभी हमारे यहाँ वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, रोड बंद करा दिया था, कराया था ना, क्यों जा रहे, टीम जा रही थी, ऊपर से हेलीकॉप्टर पहले जाता था, बाद में कालिए जाते थे, रोड बंद है, ठीक है ना। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज क्वांटम के लिए काम किया जाता है, एक दो लोगों के लिए काम नहीं है। जितना लोगों को ज्यादा फायदा होगा, जितने लोगों को ज्यादा फायदा होगा, वो काम किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सर माइनॉरिटीज को नहीं देखा जा रहा। देखो यार, माइनॉरिटीज को, मुझे एक बात बता, पूरी क्लास है और एक एक्स बच्चा यहाँ बैठता है, उसे समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या चाहोगे? तो उसे समझाओ। आप लोग चलो सर आगे बढ़ते हैं, ये कर लेगा। तो फिर आप जब माइनॉरिटी के हक में नहीं हो, जब आप माइनॉरिटी के सपोर्टिव नहीं हो एक क्लास में, तो एक हुकूमत कैसे माइनॉरिटी को इतना ज्यादा जस्टिस दे सकती है? आप ये समझ लो कि मैं एक बच्चे को इंपॉर्टेंस देने के लिए मैं इतने लोगों को सफर करवाऊंगा, तो इसके लिए क्या है कि मैं उसे, अगर पॉसिबिलिटी है तो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूं जिसके थ्रू वो आप लोगों के साथ इक्वल हो, एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर दूं कि जो इस तबके का है, जो इस फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है, उसे ये बेनिफिट और दिए जाए। अब अगर आप लोग इस तरह के बेनिफिट डिमांड करोगे, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि जब इस तरह के बेनिफिट डिमांड कर रहे हो, तो बहुत से ऐसे बेनिफिट जो इसको नहीं मिले, मेजॉरिटी होने की वजह से आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी बात मानी गई है, इसकी बात नहीं मानी गई, तो इसको मैं दूसरे फायदे दे रहा हूं, ताकि ये भी वो बच्चा है जो रो रहा है, तो मैंने इसको भी कुछ चीज दिला के देनी। तो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी, हाँ, ये डिसएडवांटेज क्यों है मेरे लिए, नॉट फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है, मेरे लिए नुकसानदेह कि मैं उससे पूछ नहीं सकता इमरान खान पेट्रोल क्यों बढ़ाया, बोलेगा बेटा इतना मेरा बाप लगता है मुझसे पूछना, मेरी मर्जी, मेरा पेट्रोल मैंने बढ़ा दिया, भाग इधर से, मैं आ गया पीआरसी बढ़ा, मैंने बोला भाई जवाब ही नहीं दे रहे, बड़ा आदमी हो गया। इंटरफेरेंस, मैं बोलूं नहीं यार शाह महमूद कुरैशी ऐसे नहीं, ऐसे कर ले बेटा, तो बोलेगा हु आर यू, वहां बेइज्जती हो जाएगी मेरी, मैं बोलूंगा आई एम पीआरसी टीचर, आई डोंट नो यू, गेट आउट, वापस आ जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं सुपर वुमन तो हूं नहीं, उड़ नहीं सकता, पैदल आऊंगा मैं। कॉस्ट, हो भी नहीं सकता, सुपरमैन हूंगा मैं, मुझे याद आ गया, थैंक यू अलीश,
ये अगर ना होती तो मैं गुमराह हो जाता। नो इंटरफेरेंस, डिसीजन तो अलग चीज है, सजेशंस कह सकते हैं, सही है ना। नो सजेशंस, नो एडवाइस। कॉस्ट जो गवर्नमेंट काम करेगी तो फिर कहाँ से पैसे लाएगी बेटा? मतलब वो तो फंडिंग वैसे होती ना ऑल ओवर। ऐसा नहीं है ना बेटा। मतलब ये वो वाली बात आ गई कि आपसे क्यों पूछे, पहले तो बात तो क्यों पूछे, आप उस डोमेन की नॉलेज नहीं रखते। अब आपको डैम का क्या पता, आपको क्या पता ब्रिज क्यों बनाना चाहिए, आपको क्या पता कि भाई फला जगह पे क्या स्ट्रेटेजी रहती है, हमें नहीं पता ना, हम उस डोमेन के नहीं। तो बाज दफा तो हमसे इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि हमें पता ही नहीं। क्लास में किसी बच्चे से सवाल पूछो तो वो कहता था मुझे नहीं पता। तो फिर हुकूमत अगर आपसे पूछे और उस वक्त आप में से कोई कहे कि मुझे नहीं पता, तो हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी ना। ठीक है, इस कहानी से क्या सबक, इस कहानी से सबक मिलता है कि अप टू डेट रहना है हमें। अगर हमें ये अच्छा लगता है कि कोई हमसे पूछे तो हमें क्या चाहिए, अपने चीजों को ग्रिप में। ठीक है, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब है कि आप गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस पर गवर्नमेंट को फंडिंग बहुत कम मिलती है, तो वो जो बजट लगाया है कंपनी गवर्नमेंट ने, उसकी कोई रीइंबर्समेंट प्रोसेस नहीं है। जब उसकी कोई रीइंबर्समेंट प्रोसेस नहीं है तो कंपनी गवर्नमेंट के पास कुछ अर्निंग नहीं आई। हम अर्निंग ये नहीं कह रहे कि भाई गवर्नमेंट बहुत पैसे कमा लो, हम ये कह रहे हैं एटलीस्ट जो लगाया है वो तो कमा, वो तो उसको मिल जाए ताकि किसी और जगह लगा ले। हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे, हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे गवर्नमेंट को फायदा हो, और फिर हम कह भी रहे कि गवर्नमेंट हम पे क्यों लगा। तो क्या लगा, फूके तुम पे, क्या करे तुम पे, कहां से पैसा लाएगी गवर्नमेंट, क्या करेगी? स्टॉल लगाएगी चने चाट का, क्या भेलपुरी बेचे, क्या करे? मिक्स चाट बेचे, ज्यादा भी नहीं। मिक्स चाट की मशवरा दे दो इमरान खान को, रेडिया लगा ले। मुर्गी वाले सूप बेचे जो नहलाते हैं ऐसे करके मुर्गी को, सही मैं मशवरा दे देता हूँ। बहुत मार खाएगा बेटा अगर ये छोड़िए गवर्नमेंट। तो भाई इस तरह से कॉस्ट हमारी ज्यादा है, अगर लिखना चाहो तो लिखो। फिलिंग गैप्स का मतलब ये है कि जो काम प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती वो काम नहीं करेगी। अब आप बताओ ऐसा कौन सा काम है जो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? सब कर सकती है बेटा। आप पूछ रहे हो, बता रहे हो क्या चल रहा है। ये जो एटीट्यूड चेक करना है भाई को आता है कि नहीं आता? मुझे आता है दादा, आप बताओ कि ऐसे मैंने पूछा है, इट्स अ क्वेश्चन। नादरा सर्विस, पासपोर्ट बनाना, पुलिस का काम, सही है ना, आर्मी, आप कर सकते हो, फिर क्यों डेढ़ होशियार बने? तो ये फीलिंग रहता है। चलो भाई, बहुत से एक्सटर्नल पॉलिसीज बनाना, इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कर सकता है? कर सकते हैं। पक्का ना, यकीन है ना तुझे नहीं कर सकता? चले कल उठ के आया नहीं मैं कर सकता हूँ, अब बंदा बोले क्या करेगा वो। यहाँ तक सही है भाई, ज्यादा तो नहीं हो रहा। बस ये वाला और एक एरिया, कल भी हमारी क्लास है, अब शायद आपसे रोज मुलाकात। बड़े ममता मिलनी है यहाँ से, सही बैठ। स्टेक होल्डर कौन होते हैं भाई? वो लोग जो आपके डिसीजन से जिसे इम्पैक्ट है, फर्क है। जबरदस्त बात। क्लास की टाइमिंग चेंज होने से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? टीचर और स्टूडेंट दोनों। क्यों? जैसे आज 12 बजे से क्लास थी, मुझे एक स्कूल ड्रॉप करना पड़ा यहाँ आने।
तो मेरा एक स्कूल चलता है 8 से 10:30, फिर चलता है 11 से 12:30, फिर चलता है 12:45 से 2:30। मेरे एक स्कूल जो आज मंडे का दिन था उसमें एक स्कूल होता है, वरना दूसरा स्कूल कल जैसे ट्यूसडे 2 स्कूल होंगे, सेकेंड हाफ में कॉलेज एक स्कूल एक कॉलेज। तो कल मेरी क्लास है 2 से 4, वो है ACCA वाली। तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ कि उनकी पहली क्लास 2 बजे फारिग होती है, मैं कहता हूँ मैं 2:30 बजे तक पहुंचता। तो टाइमिंग से किस किस को इम्पैक्ट आया? इमीडिएट टाइमिंग से इम्पैक्ट मुझे, और किसको इम्पैक्ट आ सकता है? मेरे साथ जो कनेक्टेड क्लासेस हैं। लेट्स सपोज मेरे बाद मिस की क्लास होती ACCA में, जो 12 से 2 है, वो अगर 4 से 6 होती क्लास, तो जाहिर सी बात है मैं अगर आधा घंटा वहां लेट हूँ तो आधा घंटा लेट छोड़ूंगा। अब मैं जब आधा घंटा लेट छोड़ा तो आप लोगों के पास में 4:30 बजे आया, उनको भी 4:30 बजे स्टूडेंट मिलेंगे, तो फिर सेकेंडरी किसका इम्पैक्ट आया? मिस को, रूम्स का। समझ आ रही बात? इसका मतलब यह है कि मेरा एक डिसीजन लेयर बाय लेयर काम करता है, किसी पे बहुत इम्पैक्ट, किसी पे थोड़ा इम्पैक्ट, किसी पे और कम इम्पैक्ट, डिपेंड कि मेरी मेरी जो इन्फ्लुएंसिंग है वो कितने लोगों को जा रही है, कितने लोग मेरी बात से इम्पैक्ट लेते हैं। कोई बात आप लोगों को मैं कहूंगा तो आप लोगों पे फौरन इम्पैक्ट है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट के अगर स्टूडेंट जो बाहर घूम रहे होते उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो क्यों बोलूंगा? मतलब मैं क्यों समझाऊं भी उनको? मुझे तो नहीं समझाना। लेकिन चलो बाहर बच्चे मस्ती कर रहे हैं और लाइब्रेरी भी साफ है, तो हम क्या कहेंगे, बेटा थोड़ा सा आवाज आप धीमा रख लें, बच्चे पढ़ रहे हैं या क्लास हो रही है, ये बात कर सकते हैं। बैठ के आप लेक्चर थोड़ी ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो स्टेक होल्डर का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ स्टेक होल्डर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, कुछ स्टेक होल्डर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते लेकिन हमारे डिसीजन से इफेक्ट कर जाते हैं, और कुछ स्टेक होल्डर होते हैं जो दूर रह के भी हमारी बातों को, जैसे मिसाल के तौर पे इस इलाके के दूसरे आसपास के ऑफिस वाले, घर वाले। अब सबसे ज्यादा पार्किंग का मसला कहाँ होता होगा? इस गली के अंदर। तो जो हमारे आसपास के फ्लैट हैं या ऑफिसेज हैं, आपने देखा होगा वो अपने पास नो पार्किंग का बोर्ड लगा के रख रहे हैं कि कोई बच्चा यहाँ गाड़ी लगा के चले ना जाए, क्योंकि अगर वो गाड़ी लगा के चले गया वो कब आएगा? रात में आएगा या लेट आएगा, तो इमरजेंसी में ट्रैफिक का बहुत मसला रहेगा, बच्चों की छुट्टी एक साथ होती है। आपने देखा होगा जो स्कूल्स कमर्शियल एरियाज है जहाँ स्कूल बहुत ज्यादा, जैसे पिछला रोड लाइन से स्कूल है, 2-2:30 बजे से लेकर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जाम होता है पूरा रोड, क्योंकि हर स्कूल की वैन जा रही होती है, सब काम हो रहा होता है। तो ये किसको इम्पैक्ट करेगा? एक्सटर्नल वालों को। ठीक है, टीचर्स को इम्पैक्ट कर रहा है उस स्कूल की छुट्टी ने, स्टूडेंट को इम्पैक्ट कर रहा है इंटरनल, वैन वाले को इम्पैक्ट कर रहा है कनेक्टेड, पेरेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है कनेक्टेड, मोहल्ले वाले को इम्पैक्ट कर रहा है एक्सटर्नल। तो हर सिचुएशन में आपके स्टेक होल्डर डिफर कर जाते हैं, सेम नहीं रहते। समझ आ रही है बात? क्लास की टाइमिंग आज कितने बजे है? 4 से 6 और 6 से 9। आप इम्पैक्ट में आए, टीचर इम्पैक्ट में आया, टीचर इंटरनल, आप कनेक्टेड, और आपके साथ आपके पेरेंट्स जो आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हैं, जो आप, तो हम इन दोनों में किसको लाते हैं? इंटरनल में एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट को, इसमें हम किसको लाते हैं? कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर, बैंक्स को, और यहाँ पर हम लाते हैं गवर्नमेंट एंड प्रेशर ग्रुप्स को। बिजनेस हो रहा है बेहतरीन, बहुत अच्छे। गवर्नमेंट को कब मसला आएगा? जब अननेसेसरी में यहाँ की फीस बढ़ा दूंगा। याद होगा कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था स्कूल के अगेंस्ट, अब अगर फीस बढ़ाई तो, है ना? जब वो हमारे पास डैम का वो कौन था, बड़ा सुप्रीम कोर्ट का था ना जज, हाँ मेरी बात नहीं, डैम के रसूल में मामला था, मैंने भी दे दी आपको। तुम्हारा गवर्नमेंट और प्रेशर ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आता। आपकी प्राइस का इंपैक्ट डायरेक्ट नहीं जाएगा। मैंने अगर यहाँ की फीस बढ़ा दी तो सबसे पहला इंपैक्ट किस पे जाएगा? मुझ पे, तो बच्चे कमाएंगे, तो मुझे जो पैसे मिलने वाले होंगे वो कम होंगे।
फिर बच्चों बच्चों पे इम्पैक्ट आएगा, उनके पेरेंट्स पे इम्पैक्ट आएगा, पोटेंशियल क्लाइंट्स पे इम्पैक्ट आएगा, गवर्नमेंट पे क्यों इम्पैक्ट आएगा, टैक्स नहीं जाएगा। मेरा एक फीस बढ़ाना भी एक मेरे साथ जो कनेक्टेड पीपल है उसको क्या करेगा। बात समझ आ, इन दोनों को कहते हैं हम प्राइमरी और इसको कहते हैं सेकेंडरी। आई गेस यहां तक अगर हम चीजें रखें तो बेहतर होगा। और अब हम अपने पूरे लेक्चर को एक दफा गो थ्रू करते हैं, और इसमें अगर आपको कोई बात समझ, क्योंकि अब हमारा लेक्चर खत्म होने पे जा रहा है, 2 स्लाइड और हैं। अगर आप कहते हैं हमारे पास 10 मिनट है तो मैं 2 स्लाइड खत्म करवा दूँ। तो यहां तक किसी का कोई मसला ऑनलाइन? नहीं, लिखवा क्यों रहा हूँ, ये तो अभी खत्म हो रहा है। मैं अभी बुक से रिपीट करवाऊंगा। अगर एक्सटर्नल अभी स्नेहा समझ नहीं आया तो कल हम ये बुक से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बुक से क्यों पढ़वा रहा हूं, क्योंकि बहुत सा इसमें एरिया है, चंक्स है जो अभी मैंने नहीं पढ़ा, जिसमें विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें मुझे पढ़ानी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेजेस बाय पेजेस, अब चैप्टर नंबर 1 पेज 3 में कितनी बातें हैं। पहले आपको बता रहा है कि बिजनेस खोलने का पर्पस क्या है, प्रॉफिट किस तरह से कमाएंगे, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन दे दी है, गुड्स टेंजिबल, सर्विस इंटेंजिबल, कैसे काम करेंगे, क्यों कर रहे हैं भाई प्रॉफिटेबल, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, किस तरह से बढ़ेगा, सोल ट्रेडर के बारे में बात कर रहा है। फिर इसके बाद थोड़ी आगे बात करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो हर चीज हमने ये देखनी है कि भाई चैप्टर बुक से किस तरह लिखा हुआ है। तो बुक नहीं है, ग्रुप बनाया हुआ है, नहीं बनाया तो अभी बना लेना, ठीक है। बना हुआ है तो उसमें सबको ऐड कर लो, जो भी है कर लो काम। इन बच्चों का भी बना हुआ है ग्रुप, तो उससे फायदा ये होता है कि आप लोग जो पढ़ते हो, जो सवाल होता है वो इंस्टेंट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ज्यादा स्पीड अप नहीं कर रहे चीजों को, पहली क्लास है, इसके बाद भी आपकी क्लासेस है। अब आते हैं मैपिंग पे। हमने ये 3 स्टेक होल्डर के बारे में पढ़ा, इंटरनल, कनेक्टेड। अब हम देख रहे हैं कि हर सिचुएशन में किस स्टेक होल्डर को किस तरह की प्रायोरिटी देनी है। तो वो कौन बताता है, वो ये स्टेक होल्डर मैपिंग बताता है, जिसे बुक में नाम दिया हुआ है पावर इंटरेस्ट या मैट्रिक्स इंटरेस्ट। सही है कि बेस्ड ऑन देयर इन्फ्लुएंस, बेस्ड ऑन देयर पावर, वी ट्रीट देम। तो हमारे पास यहाँ पर एक साइड पावर है, एक साइड उनका इंटरेस्ट है, और यहाँ पर हमें 4 तरह के तरीके बताए। कुछ ऐसे होते हैं जिसको सेटिस्फाई, कुछ ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिन्हें सेटिस्फाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट, भाई कोई गलत काम नहीं हो रहा, टेंशन फ्री हो के आप बैठो। इन्वेस्टर, कस्टमर, अब ये वेरी करेगा एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, ठीक है। मैनेज क्लोजली, कॉम्पिटिटर, अदर पर्सन, अदर कंपनीज, लोकल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, मैनेज क्लोजली, क्या चल रहा है, किस तरह से काम करते हैं, किस अंदाज से मार्केटिंग करते हैं। मॉनिटर, अपने खुद के लोग भी हो सकते हैं, मेरे जैसे दूसरे काम करने वाले भी हो सकते हैं। मैनेज क्लोजली में मेरे पास आ सकते हैं वो कॉम्पिटिटर जो मेरे लीग से हटके हैं, जिन जैसा मुझे बनना है। अब कॉम्पिटिटर 2 है, एक वो टीयर का जो मेरे साथ का है, एक वो जो मेरे टीयर से आगे बढ़ चुका है। अब मैनेज क्लोजली में क्योंकि मैं उसको अपनी इंस्पिरेशन बना चुका हूं, अब मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन बात सारी ये है कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन मेरे किसी डिसीजन से उसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरे साथ का कॉम्पिटिटर है ना, मेरे डिसीजन लेने से उसको काफी फायदा मिल सकता है। ठीक है, अगर मैंने अपनी कंपनी की प्राइस बढ़ा दी तो सारा क्लाइंट कहाँ चले जाएगा, तो मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा।
कि मेरे इस डिसीजन से मेरा लोकल कॉम्पिटिटर कितना फायदा ले। ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती है। कीप सेटिस्फाइड एज अ टीचर एंड स्टूडेंट, आई नीड टू कीप सेटिस्फाई यू पीपल, आई नीड टू मैनेज यू पीपल, आई नीड टू मॉनिटर यू पीपल। क्यों? क्योंकि आप और मैं टू वे कम्युनिकेशन है। हमारा जो स्टेक होल्डर है, जो स्टेक है आपस में, वो एक अलग ही डायलेमा का है। अगर इंस्टीट्यूशनल बात की जाए तो किसको सेटिस्फाई रखना है? मैनेजमेंट को। इंस्टीट्यूट लेवल एग्जाम्पल, क्लास लेवल एग्जाम्पल में स्टूडेंट। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि ये एग्जाम्पल में, क्योंकि अब मैं जो लोग आपको बता रहा हूं यहां पर आप देखिएगा, ये लोग जनरल एग्जाम्पल है कि कीप सेटिस्फाई में टैक्स अथॉरिटीज में टैक्स टाइम पे पे हो रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, तो गवर्नमेंट, हालांकि इंटरेस्ट जीरो है। यहां पर अगर मेरे प्यारे बेटे देखो, ये पावर है, ये इंटरेस्ट है। यहाँ पावर हाई है या इंटरेस्ट हाई है? पावर हाई है लेकिन इंटरेस्ट जीरो है। कौन है? आपकी गवर्नमेंट। क्यों काम बंद करवा सकती है आपका? टैक्स वाले आपके काम को फौरन से बंद करवा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट तब तक नहीं देंगे जब तक आप कुछ ऐसा ना कर। पहली बात। फिर आ जाओ, आपके पास कौन है? लोकल कंपनीज। ना उसका इतना पावर है मेरे काम में, ना मेरा इतना पावर है कि मेरा कोई डिसीजन उनके बिजनेस को बंद कर देगा, और ना कोई उनका इतना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इन द सेंस मेरे पास क्वालिफिकेशन ही अलग है। तो अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन अलग है, तुम्हारे पास एसी से चलाया जाता है, मेरे पास सीए चलाया जाता है, ऑल्दो वी आर एजुकेशनिस्ट, पर हमारा दोनों का स्ट्रीम अलग है। ना पावर है ना इंटरेस्ट। फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका पावर ज्यादा होता है और इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। पावर भी ज्यादा और इंटरेस्ट भी ज्यादा। वो कौन है? लोकल काउंसिल। लोकल काउंसिल का मतलब ये पोटेंशियल कस्टमर भी हो सकते हैं। अब सिनेरियो चेंज कर लिया। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो लोग हैं, मुझे मैनेज क्लोजली शो करना है जो नए आने वाले बच्चे, पहली क्लास में बच्चा आया है, अब मैं उसको ज्यादा, ठीक है, अब मैं उसको कन्वर्ट कर, क्योंकि उसका पावर भी ज्यादा है, उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा है। पावर ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो फाइनल कॉल है। समझ आए? आपकी पावर है, इंटरेस्ट आपकी बात भी सुनी क्यों जाएगी? क्योंकि आप ही के लिए तो है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाते नहीं समझ आ रही, किसी और समझ, इंटरेस्ट है लेकिन पावर नहीं समझ आ रही ना, मेरे पास प्रोडक्ट कहीं और जाके ले लो। तो ये डिपेंड करता है। फिर कीप इन्फॉर्म। मेरा जो पोटेंशियल क्लाइंट है, जो आपके पेरेंट्स हैं, सर हमारे पेरेंट्स आपके पोटेंशियल क्लाइंट कैसे होंगे? क्योंकि आपके पेरेंट्स अगर मुझसे सेटिस्फाई होंगे, हमारी सर्विस से सेटिस्फाई होंगे, आपके रिजल्ट से खुश होंगे, तो 10 को ढिंडोरा पीट के बताते रहेंगे यहाँ से पढ़ते हैं हमारे बच्चे। एग्जाम्पल चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? लोकल रेजिडेंट। यार कोई मसला होता है ना, कोई बात नहीं, हम देख, उनको पता है कि इंस्टीट्यूट वालों ने अपने लोग नीचे लगाए हुए हैं, गार्ड भी उनके हैं, चोरी चकारी भी नहीं होगी, कोई बदमजगी भी नहीं होगी, गाड़ी पे मसला भी नहीं होगा, पट्टे भी नहीं होंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल। अभी ये सारी चीजें स्टार्ट है। कल जब बुक पढ़ रहे होंगे तो बुक में 10 और बातें मिलेंगी आपको। आज जो मैं बुक, कल हम बुक से कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। बुक से कंप्लीट करने के बाद वही बुक का चैप्टर आप खुद से पढ़ोगे और मुझे समरी बनाओगे। समरी क्यों बना रहे हैं? समरी इट्स अ रिवीजन। कि आपके 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, अब हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे याद करना। 18 पेजेस की बुक का जो चैप्टर है, उसे आप अगर 6 पेजेस में भी ले आओगे तो वर्थ इट नहीं। इसका मतलब आप 18 से कितने पेजेस को आप ले आए? 6 में। अब आप देखो डेली बेसिस पे अगर हर चैप्टर के 6-6 पेजेस भी है तो रिवाइज करने में कितनी मुश्किल होगी। आपको लाना है उसको 6 को 4 में, 3 में, 2 में। कि आपके पास 10 चैप्टर है तो टोटल 10 चैप्टर की समरी कितने पेजेस पे आ जाए?
30 से 40 पेजेस की। तो आपके लिए डेली रिवाइज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समरी क्या है कि जिस पेपर को आप अगर वॉक करते हुए भी देखो तो आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए कि हाँ यार इस हेडिंग को पढ़ के मुझे वो बात याद आ रही है सर की या बुक, और ये गवाह है, गारंटी है कि बुक से ही अभी तक सवाल हुए हैं। और बुक की जो इम्पोर्टेंस है, मैं कहता हूँ क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पूरे सीए की बहुत मैटर करती है, और इसी को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो मेक श्योर कि हम गलतियां करके ना सीखें, जो गलतियां हो गई उनसे सीखें, ताकि बेवकूफ ना करें, समझदार करें। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लें, स्पेशली ऑनलाइन। कौन सा लास्ट वाला समझ नहीं है इसमें? मैपिंग, पूरा मैपिंग समझ नहीं आया? देखो बेटा, मैंने यहाँ पर आपके सामने ये कहा है पावर इंटरेस्ट से रिलेट कि आपके पास दो एक्सट्रीम है। आपकी लाइफ में आप घूमने का प्लान बनाओ तो आपकी लाइफ में उस घूमने के प्लान से कौन कौन इफेक्टेड होगा? फैमिली, पेरेंट्स, पढ़ाई, टीचर, दोस्त, आप। तो मुझे एक बात बताओ, तो पेरेंट्स का आपके घूमने में इंटरेस्ट ज्यादा है या पावर ज्यादा है? अब यहाँ पर इंटरेस्ट भी ज्यादा है, दोनों ज्यादा, ठीक है। लेकिन आपके भाई, आपकी बहन, पावर कुछ भी नहीं लेकिन इंटरेस्ट बहुत है। आपके फ्रेंड, इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता और पावर भी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो आपका किस कैटेगरी का दोस्त है। जिसके साथ प्लान कर रहे हो उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, पावर कुछ भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है हमें कि हमारी लाइफ में हर वो बंदा मिले जो इस पूरे के पूरे मैप में फिट आता हो सकता है सिर्फ दो लोग ऐसे मिले जिसकी पावर भी ज्यादा, इंटरेस्ट भी ज्यादा। जैसे आपकी पढ़ाई का इंटरेस्ट और पावर पेरेंट्स को है, आपके पास पावर है, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ठीक है ना। आपके फ्रेंड के पास कुछ भी नहीं, ठीक है ना, पावर है ना इंटरेस्ट, वो खुद में इंटरेस्ट नहीं है उसको, ठीक है ना। इंटरेस्ट किसी और चीज में, उसमें पढ़ाई नहीं होती। तो इंटरेस्ट और पावर दो साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं और कोई एक भी हमारे पास चल सकता है। तो यहाँ तक क्लास को रखते हैं, अब आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। कुछ ऐसी चीज हो तो ग्रुप पे या मेरा नंबर आप लोगों के पास अगर है, नहीं है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नंबर लिखना अगर लिखना चाहे तो 0332 3928 03323928090 नंबर है। नाम के साथ व्हाट्सएप करें और अपनी क्यूरीज को पूछें और कोशिश करेंगे कि ग्रुप बना लिया जाए। और ग्रुप बनाए मैं ज्वाइन हूँ, लेकिन जो नहीं है वो ग्रुप में आ जाए ना, ताकि फिर अपन वहां पर डिस्कशन कर सकें, ठीक है। हाँ हाँ, चले जी, अल्लाह हाफिज।